मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम यह देखने वाले हैं। यह एक साहित्य की विधा है। इस प्रस्तुत कहानी में कहानीकार है सत्यकाम विद्यालंकार। चलो अभी हम उनका परिचय देखते हैं। उनकी जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत में हुई है। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि। अभी हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो यह एक हास्य व्यंग कहानी है। इस माध्यम से कहानीकार जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में जो भी कुछ चिंताएं हैं वह चिंताएं हमें थोड़ी दूर रखनी चाहिए। मतलब जीवन की जो आपी धापी में हम विश्राम नहीं करते, इसलिए हमारे पल मुश्किल से हमें मिलते हैं कि हमें थोड़ा ना थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। जब कभी हमें ऐसा अवसर मिलता है तो हमें घरेलू जो उलझने होते हैं इसे हमें दूर तक फेंक देना चाहिए और जो पल है उस पलों का हमें आनंद उठाना चाहिए, यह बताया गया है। चलो अभी हम पाठ देखते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। जो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। देखो, लेखक डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर ने उनकी बाहों पर एक काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर बोले कि नाड़ी की गति देखकर फिर वह बोले कि कुछ सीरियस ऐसी बात नहीं है, आप एक काम कीजिए कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा दफ्तर से छुट्टी लेकर, दफ्तर माने ऑफिस से तुम थोड़ी छुट्टी लेकर थोड़ा बाहर हो आइए। तभी उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। यह बात हमारे साथ भी होती है। अगर अचानक से हमारे पिताजी हमें बोलते कि चलो हम कहीं बाहर घूमने जाएं, तो हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी से झूम उठता है और सब प्रसन्न हो जाता है। एक दिन बाद पूर्णिमा थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। मतलब उन्होंने दूसरे दिन जो पूर्णिमा थी उस पूर्णिमा को वह जुहू की बीच पर जाने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। और चांदनी रात का मज़ा जुहू पर बहुत अच्छा आता है, इसलिए उन्होंने अगले दिन से तैयारी शुरू कर ली और 2 बजे का अलार्म बेल लगा लिया और वो स्वयं 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। जो काम थे उन कामों की सूची, माने जो काम है उसकी जो लिस्ट थी उन्होंने उनके हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। फिर दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिश्री लाया। पायधुनी मतलब एक मुंबई का एक स्थान है, उसका नाम है। तो उन्होंने मोटर अपनी ठीक करवाने के लिए उन्होंने वहाँ से पायधुनी से एक मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों को चटखनियाँ भी नहीं कसी गई।
मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करने वह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है कि नहीं। वह श्रीमती जी खुद मुआयना मतलब निरीक्षण और तसल्ली मतलब आश्वासन। श्रीमती जी खुद वहाँ पर कर कमले में वहाँ पर उन्होंने घड़ी घुमाई और अलार्म लगा लिया और वह उसने क्या किया कि बाहर जाकर उसने खुद मोटर का परीक्षण किया, निरीक्षण किया और तसल्ली कर ली, मतलब आश्वासन ले लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें क्या तेल भरने में ही उनका चला गया। उनका स्टोव अचानक से बिगड़ गया। स्टोव ने उन्हें धोखा दे दिया और वह हर मिनट में बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में गया, धोखनी करने में गया, धोखनी मतलब उसमें हवा भरने में गया। आखिर चाय का प्रोग्राम उन्हें स्थगित करना पड़ा। स्थगित मतलब रुकवाना पड़ा, मतलब टालना पड़ा। और हम दत्तचित्त मतलब एकदम ध्यानपूर्वक हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने में पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर संयोग की भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। संयोग की भावना मतलब एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, सहायता करना। संयोग की भावना वह रखते हैं और परस्पर एक दूसरे के लिए वह विश्वास भी रखते हैं। संयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। संयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह एक मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्च का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम समाचार पत्र रखना न भूल जाना। एक दूसरे को वह याद दिला रहे थे कि हमें ये चीज़ लेनी है, हमें वो लेना है, अचार लेना है, पूड़ियों के साथ खाने के लिए हमें मिर्च का अचार लेना है। अचार के साथ तुम समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, यह भी तुम रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद मतलब सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली एक ऊनी पट्टी, यह भी तुम रख लेना। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कई बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। बेदिंग सूट मतलब गर्मी समुद्र में आदि से नहाने समय पहनने वाले कपड़े, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबड़ कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। रबड़ कैप भी तुम रखवा लो, क्योंकि वो जुहू बीच पर पानी में नहाते समय बेदिंग और रबड़ की जो कैप है वो कैप हमें सिर पर पहनने के लिए लगेगी। वो तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी, यह उन्होंने पूछा। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी थी। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठी भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं।
चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए थे, सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ कि छतरी भी रख लेना। देखो उन्होंने क्या क्या कहा है कि बेदिंग सूट ले लो, रबड़ कैप ले लो, राइटिंग पैड ले लो, जो जो चिट्ठियाँ आई उनका मुझे जवाब देना है, इसलिए तुम राइटिंग पैड ले लो। बिजली बिल बीमा की नोटिस आ पड़ी है, उनका भुगतान भरना है, तो उन्हें भी डाल लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखो श्रीमती जी सिर्फ कह रही थी कि हाँ मैं ये रख लूँगी, वो रख लूँगी, हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के साथ लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूँगा। यहाँ पर समालोचना मतलब किसी वस्तु के गुण दोष को बताना, यह है। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली मतलब उन्होंने रखवा ली, थैले में, उनके झोले में उन्होंने रख ली। तो कई दिनों से कविता करने की भी धुन उन पर सवार थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मतलब कटिंग। छोटे छोटे जो कविताओं की जो धुन थी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, वह बीच पर जाके वह करने वाले थे। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटाइची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। मतलब उन्होंने यह सब सामान जो था वह सामान उन्होंने भर कर उन्होंने क्या किया? अटाइची मतलब बैग, थैले, कई झोले भरकर उन्होंने वहाँ पर जू पर आखिर वह पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। वहाँ पर जाने के बाद उनको क्या लगा कि हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने वह स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्मृति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर लिया था या नहीं? देखो वहाँ पर जाने के बाद भी उनके मन में कौन सी चिंताएं थी कि उनकी जो बरामदे की जो खिड़की थी वह खिड़की उन्होंने अंदर से बंद की है या नहीं है। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। देखो इतनी सारी तैयारी कर ली उन्होंने, एक अगले दिन से वह जुहू बीच पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें क्या पता चला, क्या किया उन्होंने कि एकदम से उन्होंने जो समुद्र लोक वहाँ पे वो पहुँचे, स्वप्न लोक, वह जो विचरते रहे, तब उन्हें समुद्र में जब नहाने वो चले गए तो अचानक से एक लहर उनके थपेड़ से जाने लगी और उनके मस्तिष्क मतलब
सिर पर। अचानक उन्हें नई स्मृति आ गई, ऐसा हुआ। और उन्होंने क्या याद दिलाया कि बरामदे की खिड़की तुमने अंदर से बंद की ही या नहीं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन हमें हमारे घर की चिंता वहाँ पर जाकर सताती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही एक शब्द थे, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता, इसलिए वह यह जो सोच थी, इसलिए वह उन्हें सता रही थी कि अब क्या होगा। अधीरता मतलब व्याकुल हो रहे थे, और भी ज़्यादा होती जा रही थी, इसलिए उस कारण वह बहुत व्याकुल हो रही थी कि अब क्या होगा। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बस तुरंत लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगातार यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ गई है। मुझे याद आ रहे थे कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो देखो, इस प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि हमें हमारे थोड़ा सा जो दैनंदिन हमारा जो जीवन होता है, इससे हमें थोड़ा विश्राम लेना चाहिए। मतलब क्या कि इस कहानी में हमें ऐसा, कहानीकार जो है सत्यकाम विद्यालंकार जी ने कहा है कि जो महानगरों के निवासी हैं, इन निवासियों की जो जीवन शैली है उस पर उन्होंने व्यंग किया है कि बड़े बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भाग दौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम करने के लिए उन्हें समय निकालना पड़ता है। और अगर उन्होंने समय भी निकाला तो उन्हें घर की चिंता बार बार सताती है। यदि समय भी निकाल लिया है तो पारिवारिक जो उलझनें हैं उस समय का आनंद उठाने में वह बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ है। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जूहू तो जाकर पहुँचे, लेकिन 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते ही, परंतु उन्हें वहाँ जाकर क्या हुआ कि घर की चिंता सताने लगी और वो दोनों उल्टे पांव फिर से वहाँ से वापस आ गए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हमें विश्राम मतलब पूर्ण विश्राम करना चाहिए। थैंक यू।